हेलो दोस्तों, मैं शिवात क्लासेस से नीलेश चौबे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए बाल विकास से संबंधित 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है? बताएं दोस्तों, यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन है V.N. झा, दूसरा ऑप्शन है स्कैनर, तीसरा ऑप्शन है डेविस, चौथा ऑप्शन है वुडवर्थ। तो यह कथन है स्कैनर जी का। स्कैनर जी ने कहा है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान मनोविज्ञान है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। बताएं जल्दी से। तो ये है व्यवहार का अध्ययन। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में। तो जो छोटे बालक होते हैं वो 5 वर्ष की आयु में हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है इम्पोर्टेंट से, जो बार बार आता है और इसमें छात्र बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आप इसे आज ध्यान से सुन लें और देख लें। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? तो किसी बुक में आपको मिलेगा क्या आंसर? मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, और किसी बुक में मिलेगा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, और किसी बुक में मिलेगा पिछड़े बालकों की पहचान के लिए। तो आज आप इसको दिमाग में बैठा लें कि ये सिर्फ होता है किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। अगर ऑप्शन में प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए नहीं दिया है तब आप इसके लिए मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए लगाएंगे, लेकिन इसमें प्रतिभाशाली बालकों के लिए दिया है तो प्रतिभाशाली बालक ही हमारा आंसर होगा। प्रमापीकृत परीक्षण, और इसी को हम बोलते हैं क्या? मेधावी छात्र भी बोलते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो बताएं जल्दी से। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इनकी बुद्धि लब्धि कितनी? 71 से कम होती है। जो जड़ बुद्धि कहलाते हैं। टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का विचार दिया था। इसके अनुसार बुद्धि लब्धि निकालने के लिए बालक की मानसिक आयु व वास्तविक आयु की जानकारी होना आवश्यक है। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि 71 से कम होती है। यह सारणी दी हुई है, अगर आपको देखना है तो इस सारणी को लिख लें और याद कर लें। और याद कर लें क्योंकि इसमें से 1 नंबर आने का 100% चांस है। सातवां प्रश्न देखते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताएं दोस्तों जल्दी से। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हमारे? थार्नडाइक जी हैं। थार्नडाइक जी ने बुद्धि के बहुत सारे कारक बताए हुए हैं। आठवां प्रश्न है, NCTE का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान देना, NCTE बोला है, NCERT नहीं बोला। NCTE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तत्परता का नियम किसने दिया है? बताएं जल्दी से। तत्परता का नियम हम सभी जानते हैं कि सीखने के 3 प्रमुख नियम किसने दिए हैं? थार्नडाइक जी ने सीखने के प्रमुख 3 नियम दिए हैं, उसमें से एक तत्परता का भी है। चाहें तो आप ये दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। 10वां प्रश्न देखें। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह किसने कहा है? दोस्तों, जब भी मूल प्रवृत्तियों के बारे में कोई भी शब्द आए तो आपको आंखें बंद करके हमारे किसको? मैकडूगल साहब जी को टिक कर देना है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैकडूगल जी ने बताया है और इन्होंने मूल प्रवृत्तियों पर अधिक बल दिया है। प्रश्न 11वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रेरक जन्मजात प्रेरक नहीं है? अब देखो, ये हम सब जानते हैं, हमारे शरीर के बारे में बात हो रही है, लेकिन हम जल्दी और इसको सरल समझ के टिक करके चले जाते हैं और ये हमारा क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो पहला प्रश्न पहला ऑप्शन देखें, भूख। देखो जी, क्या है? जन्मजात प्रेरक है, हम होते ही हैं तो भूख हमें जरूर लगती है। प्यास
प्यास भी हमें लगती है। नींद ऑटोमेटिकली आती है, अगर आप 2 दिन नहीं सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, आंखें खुलेंगी नहीं। लेकिन आदत को क्या करते हैं हम स्वयं बनाते हैं। कोई तंबाकू खाने की आदत बनाता है, कोई स्मोकिंग की बनाता है, तो इनको क्या करते हैं हम स्वयं बनाते हैं। कोई क्रिकेट की बनाता, कोई पढ़ने की अच्छी आदतें भी होती हैं। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो अगर आप टीचर बन रहे हैं, अगर आपने किसी भी छात्र में जिज्ञासा उत्पन्न करवा दी, तब वो जरूर सीखेगा। आप नहीं सिखाएंगे तब भी सीखेगा। इंटरनेट, गूगल और मोबाइल से और पढ़ के जहाँ से भी उसको सीखने को मिलेगा, सीखेगा। लेकिन अगर आपने उसमें क्या जिज्ञासा उत्पन्न कर दी तो। 13वां प्रश्न देखते हैं। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का प्रमुख कारण है। तो परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। देखो अब इसमें थोड़ी सी दिमाग का यूज करें आप। देखो परिवार का वातावरण बिल्कुल सही है। अगर परिवार में बड़े जो करते हैं उसी का अनुकरण कौन करते हैं, छोटे। अगर बड़े लड़ाई कर रहे हैं तो बच्चे भी लड़ाई करेंगे। अगर बड़े सभ्य व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चे भी सभ्य व्यवहार करेंगे। तो पहला है क्या, सही हो जाएगा। अब दूसरा देखो, 14वां क्वेश्चन है हमारा। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। उसे उपदेश देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सीधा ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला। उसे क्या करना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। देखो लंबवत भी होता है और वर्तुलाकार भी होता है, दोनों प्रकार का विकास होता है। विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही। विकास एक क्रम से चलता है। विकास निरंतर होता है, बिल्कुल सही। विकास निरंतर चलता है। विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये बिल्कुल गलत है। विकास ऐसा तो नहीं है कोई पार्ट चेंज खराब हो गया तो चेंज कर दें। विकास क्या होता है, क्रम से चलता है और निरंतर चलता है। तो चौथा ऑप्शन गलत है। नहीं है बोला था इनने, इस बात को हमें भी ध्यान रखना है। नहीं तो नहीं है इसको हम ध्यान नहीं रखते हैं और टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। कौन सी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो सभी आंखें बंद करके भी इसको लगा सकते हैं। कौन सी अवस्था कठिन है, किशोर अवस्था सबसे कठिन है। 17वां प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति से संबंधित हो। बिल्कुल गलत है, जाति इसमें कोई मायने नहीं रखती है। उसके उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। देखो सामाजिक समझ रहे हैं आप, सामाजिक स्तर हो मतलब सभी से क्या हो, उनके अच्छे मेल मिलाप हो। सामाजिक, वह संप्रेषण में निपुण हो। अब आप कितना भी अच्छा बोल के जानते हो, लेकिन क्या है अगर आप छात्र को अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो क्या मतलब, वह कठोर हो। बिल्कुल नहीं, कठोरता तो हो ही नहीं सकती है प्राथमिक शिक्षक में। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, वह संप्रेषण में निपुण हो। चलें तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18वां। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम इससे अच्छे वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित होंगे। 18वां प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। तो सभी जानते हैं कि बालक के व्यक्तित्व की नींव कब, बचपन अवस्था या शेष अवस्था। देखो शेष अवस्था बचपन अवस्था है, तो हम बचपन अवस्था के साथ जाएंगे। अगर बचपन अवस्था नहीं होता तो फिर किसके साथ जाते, शेष अवस्था में भी जा सकते थे। लेकिन शेष अवस्था उतना प्रबल नहीं है, ज़्यादा प्रबल कौन सा है, बचपन अवस्था। तो बचपन अवस्था हमारा सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं। निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण। तो निरीक्षण विधि में क्या करते हैं हम, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन में
व्यापक शब्द का अभिप्राय है। तो व्यापक शब्द से क्या मतलब है? संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, एक और दो दोनों ही। तो ये हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला, एक और दो दोनों ही है। 21वां प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो कौशल से? बिल्कुल नहीं। अभिक्षमता से? बिल्कुल नहीं। अभिवृद्धि से? बिल्कुल नहीं। किससे होता है? बुद्धि से। बुद्धि से मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः प्रेरित होता है। 22वां प्रश्न देखते हैं। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। दोस्तों ये सूत्र सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर इससे आने का हमेशा चांस बना रहेगा। उसके लिए क्या करना होगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100, इसके बराबर में क्या निकलेगी? बुद्धि। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 125। और हम इसमें देखते हैं कैसे निकालना है। बुद्धि लब्धि बराबर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। तो मानसिक आयु कितनी दी है? 15 वर्ष, और वास्तविक आयु है उसकी 12 वर्ष, गुणित 100 हो जाएगा। तो काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो उसकी बुद्धि कितनी कहलाई? 125 कहलाई। 23वां प्रश्न देखते हैं। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है? दंड विधि, फटकारना, प्रशंसा, मारना पीटना। तो फटकारना, दंड और मारना पीटना ये बिल्कुल शिक्षा में वर्जित है। आप ये कर ही नहीं सकते। अगर आप करते हैं तो आप अपराधी बन जाएंगे। इसलिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन में? सिर्फ प्रशंसा। प्रशंसा के माध्यम से सिर्फ उसको हम इस प्रश्न के अनुसार बता सकते हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौन है? स्पीयरमैन। दोस्तों यहाँ से हमें बहुत सारे याद करना पड़ेगा। एक तत्व, द्वितत्व, त्रितत्व, बहुतत्व, समूह तत्व, इन सबको याद करना है आपको। और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ आपको। अभी फिलहाल में आप ये ध्यान रखें कि द्वितत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन हो जाएंगे। स्पीयरमैन हमारा सही आंसर है। 25वां प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना। ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चा क्या सीखा है जानना, हो सकता है। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। तो हमारा क्या हो जाएगा? बच्चा क्या सीखा है, क्या जानना, ये इसका उद्देश्य है। क्योंकि बच्चे को हमने पढ़ाया सब कुछ, बन उससे कुछ नहीं रहा है। तो फिर मूल्यांकन के माध्यम से हम क्या करते हैं? बच्चा क्या सीखा है इसको जानते हैं और समझते हैं। 26वां प्रश्न देखते हैं। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्योंकि इसमें क्या है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। तो ये सभी पॉजिटिव हैं, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखते हैं। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? स्कैनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलन ने। हमें ध्यान रखना है हमेशा क्लासिकल की जब भी बात होती है तो कौन आते हैं? हमारे पावलोव साहब। और एक बात और हमेशा ध्यान रखना, यह सिर्फ ऐसे वैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक, जिन्हें 1904 में नोबेल का पुरस्कार मिला था। और किसी भी मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। लेकिन जो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था तो इसके लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार किया था। स्कैनर ने किस पर प्रयोग किया था? कबूतर पर प्रयोग किया था और क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? सीखने के नियम दिए थे, सीखने के गौण नियम दिए थे। और कोहलबर्ग ने क्या किया था? बताएं जल्दी से, ये आपको कमेंट में बताना है, हम अभी नहीं बताएंगे। चले आगे। 28वां प्रश्न है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने किया? थॉर्नडाइक जी ने हमारे सीखने के भूल और प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोहलन ने क्या किया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और इसका 28 का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला थॉर्नडाइक हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में व्यक्ति भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं।
एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचि के बिल्कुल हो सकते हैं, सीखने के बिल्कुल हो सकते हैं, चरित्र के बिल्कुल हो सकते हैं। सभी की रुचियां अलग हो सकती हैं, सभी के सीखने का तरीका अलग हो सकता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है। और सभी के क्या चरित्र भी अलग होते हैं, कोई ज़्यादा ईमानदार होता है तो कोई ज़्यादा बातूनी होता है, कोई तो सभी के सीखने के क्षेत्र भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये सभी चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमारा मोटिवेशन होता है और हम नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो देखो दोस्तों, अगर 200 है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 40। और अगर 200 से कम है तो हमारा क्या हो जाएगा, 35। फिर हम क्या रखेंगे, छात्र और शिक्षक अनुपात 35 और 35 स्टूडेंट पर एक शिक्षक रहेगा। और 200 से अधिक है तब क्या रहेगा, 40 स्टूडेंट पर एक शिक्षक रहेगा। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा होगा, मुझे उम्मीद है, और मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की